आप सभी के बीच में बात रखा। साथ ही इसके बाद परम सम्मानीय हमारे शिक्षक महोदय जी अनिल झारिया जी, परम सम्मानीय अनिल झारिया जी शिक्षक महोदय जी, जो कि अजाक संघ डिंडौरी से है पर वो रहने वाले हमारे क्षेत्र से है। तो मैं चाहूंगा परम सम्मानीय झारिया जी अपना वक्तव्य रखेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। धन्यवाद मान्यवर। आज नार चौराई की पावन धरा को, यहाँ के देवी देवता को सादर नमन अर्पित करते हुए सादर सेवा जोहार करता हूँ। साथ ही आज विश्व रत्न महामानव बोधिसत्व संविधान के जनक, नारी के मुक्तिदाता, भारत के भाग्य विधाता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में सत सत नमन अर्पित करते हुए मंच पर मंचासीन हमारे सभी वरिष्ठ मंचाधिकारी, सम्मानीय मंच एवं अधिकारी कर्मचारी, दूर दराज से आए हुए मातृशक्ति पितृशक्ति, मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को सबको सादर सेवा जोहार करते हुए जय भीम करता हूं। साथियों, आज जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया, आज बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की 135वीं जन्म जयंती है। इसकी हृदय से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा डॉक्टर बाबा साहब के जीवन पर, जिसको हमें जानना जरूरी है, क्योंकि अगर बिना जाने हमने जय भीम बोला तो ये तो अंधभक्ति कहलाई। और हमारा उद्देश्य भक्ति पैदा करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है उस महापुरुष के विचारधाराओं को जानना, उसका अनुसरण करना, जिससे कि हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे गांव का, हमारे देश का भला, कल्याण और विकास होगा। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मैं शॉर्ट में बताना, मतलब छोटे शब्दों में बताऊंगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू छावनी में हुआ था। इनका जन्म जो है एक गरीब परिवार में ही हुआ था, समझ लीजिए, क्योंकि पिताजी इनके जो रामजी सकपाल अम्बेडकर जी थे वो सेना के सूबेदार पद से रिटायर हो गए थे। अब चूंकि उस समय SC ST OBC जो शोषित पीड़ित समाज से आता है, उस समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। ना तो उस समाज की मातृशक्ति को था, ना ही तो पुरुषों को अधिकार था। अब बाबा साहब को, अब चूंकि छावनी परिषद में रहे, वो अम्बेडकर जी का जो जन्म हुआ वो छावनी में हुआ था। और अंग्रेज लोगों ने उस समय तक जो है कॉन्वेंट स्कूल की व्यवस्था कर ली थी, क्योंकि उनको अगर शासन चलाना है तो उनकी इंग्लिश को समझने के लिए लोग चाहिए ना। हमारे लोग तो पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि अधिकार ही नहीं था उनको। तो उस क्षेत्र में स्कूल था, इसलिए बाबा साहब गए। लेकिन जातीय भेदभाव और व्यवस्था के अनुरूप उनको वो सम्मान नहीं मिला। ना तो विद्यालय के अंदर प्रवेश करने दिया जाता था उन्हें, ना तो विद्यालय में जो पानी पीने का स्थान था वहां पानी पीने दिया जाता था। उनको शिक्षक बाहर खड़ा कर देता था, तुम अछूत हो, तुम अंदर नहीं घुसना। अब ये बताओ आप, आजकल अगर हमको इतना कोई मास्टर बोल देगा स्कूल में, हम जिंदगी ना जाएंगे स्कूल। साला अपमानित करता है हमको। अगर आपको कोई फेंक के पानी देगा, दूर से गिलास रख के देगा, ठोक के देगा, ले पियो, उसको धो देना, तो जाओगे? नहीं जाओगे। कोई ना कोई कार्यालय जाएगा, अगर कोई धुतकार देगा, भाड़ में जाने जाता तेरे कार्यालय। आज अगर एक फॉर्म गलत हो जाता है, बैंक वाला बोलता भैया इसको भर के लाओ, 3-4 बार गए तो फाड़ के फेंक देता, भाड़ में जाते रहा बैंक में, दूसरे बैंक में चला जाऊंगा। तो ये मान सम्मान स्वाभिमान कैसे आया? इसके पहले तो ये मान सम्मान ही नहीं था। ये मान सम्मान स्वाभिमान, ये हक अधिकार दिलाने वाला एक ही भगवान मसीहा था, वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो बाबा साहब बाहर रह के पढ़े, इतने होनहार छात्र थे कि वो 6वीं क्लास में पढ़ते थे और 8वीं 9वीं के सवालों को हल कर देते थे। उनकी इस प्रतिभा को देख करके उनके एक गुरुजी थे, वो उनको बहुत लाइक करते थे, पसंद करते थे कि होनहार छात्र है, मतलब उनने उनकी प्रतिभा देखी, वो उनको बैक सपोर्ट करते थे। अब चूंकि गरीब परिवार से थे, ज्यादा
बाहर जा नहीं सकते थे पढ़ने के। इसके बाद भी उनको अगर मैट्रिक परीक्षा मैट्रिक पास करने के लिए मुंबई आना पड़ा। उनके पिताजी ने उनको हुनर को देखते हुए वो जैसे तैसे मुंबई आए, वहां से वो पढ़ाई किए। पढ़ाई करने के बाद मैट्रिक पास किए। शादी भी बाबा साहब की कम उम्र में 13 साल की उम्र में ही कर दी गई थी। फिर बाबा साहब ये सारे संघर्ष को देखते हुए, उनकी एक बहन भी थी, जब वो घर जाते थे स्कूल से, अब चूंकि उनकी बहन को स्कूल नहीं भेजते थे, तो एक दिन उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आप इनको स्कूल क्यों नहीं भेजते हो? तो उन्होंने कहा कि बेटा, बच्चियों को पढ़ने की इजाजत नहीं है। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? तो उनकी माँ ने जवाब दिया था, बेटा किसी किताब में लिखा है। अब देखिए, उस होनहार बालक को, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, उन्होंने कहा माँ किस किताब में लिखा है? तो उन्होंने कहा ऐसी एक किताब है बेटा, मैंने सुना है कि उसके नियम के अनुसार हम चलते हैं और उस किताब में शिक्षा का अधिकार महिलाओं को नहीं है। तो बाबा साहब के वहां वक्तव्य थे, देखिए छोटी सी उम्र में, माँ जिस दिन मेरे को मौका मिला उस दिन मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें सबको बराबरी का हक अधिकार होगा। छोटी सी उम्र में बाबा साहब के अंदर ये विचार थे। जैसे तैसे संघर्ष पूर्वक उन्होंने शिक्षा पूरी की। इसके बाद में बड़ौदा के महाराज सियाजीराव गायकवाड़, उनको जानकारी लगी कि एक होनहार छात्र है जो पढ़ने में बहुत होशियार है, लेकिन उसके पास में धन की कमी है, बाहर पढ़ नहीं सकता वो। तो उन्होंने सियाजीराव गायकवाड़ ने एक फेलोशिप दी, मतलब एक छात्रवृत्ति की व्यवस्था, ताकि होनहार छात्र पढ़ के आगे बढ़े और आके मेरे राजपाट में काम करेगा। क्योंकि वहां सैन्य सचिव का पद खाली था। तो बाबा साहब 3 साल की फेलोशिप में बाहर गए पढ़ने के लिए। जब पढ़ के लौटे बाबा साहब, तो उनको वहां सैन्य सचिव पद में रखा गया। तो आपको बता दूं मैं, वहां का जो चपरासी था, बाबा साहब को फेंक के फाइल देता था। जब बाबा साहब पानी अगर उनको पीना होता था तो बोलता था वो वाले मटके से पानी पीना। मतलब इतना अपमानित तो बाबा साहब के मन में ये आया कि जब मैं इतना पढ़ लिख के आया, मेरी ये दशा है, तो मेरे समाज की क्या दशा होगी। बाबा साहब को रहने के लिए कमरा नहीं दिया गया क्योंकि अछूत जाति के थे। तो ये बाबा साहब ने इन सब का मंथन किया कि ऐसी व्यवस्था को पैदा करने वाला कौन है, क्यों ऐसी व्यवस्था बनी। बाबा साहब ने उस व्यवस्था पे अध्ययन किया और इतिहास को जाना और समझा। तब बाबा साहब ने निष्कर्ष निकाला कि हमारी जो ये व्यवस्था है, जो ये छुआछूत, भेदभाव और अधिकार नहीं है, इस सब के पीछे क्या कारण है। इस व्यवस्था को जानते हुए बाबा साहब ने वहां से संघर्ष प्रारंभ किया और देश का संविधान लिखा। देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा संविधान है, ऐसा मैं नहीं कहता। सारे बड़े बड़े मुल्क के जो बड़े महापुरुष हैं उनकी बातें बता रहा हूं आपको एक और चीज बता दूं कि आज दुनिया के 193 देश एक साथ, इकलौता ऐसा व्यक्ति पूरी दुनिया में जिसकी जन्म जयंती मनाई जाती है। वो महान, उनके विचारों को, महानता के कारण उनको दुनिया मानती है। आज आपको एक और इस साल की खबर बता दूं मैं, अमेरिका में ये शासकीय रूप से घोषित किया गया, लेटर निकाला गया कि जितने भी अमेरिका देश में राज्य हैं, प्रत्येक राज्य में आज से लेकर 30 दिन तक बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती मनाई जाएगी। उनके विचारों को, उनके बारे में हर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा। यह स्थिति विदेश समझ रहा है, लेकिन हमारे देश में आज भी ये स्थिति कि हमारे लोग हमारे हक अधिकार नहीं जानते जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिख के दिए। क्यों? हमको वंचित रखा गया। इसमें आपका हमारा दोष नहीं है। ऐसी व्यवस्था जो है वो बनाई गई है, बाबा साहब का सिलेबस से गायब है, उनकी जीवनियां गायब है। तो कौन बताएगा उसको? जब तक हम अपने महापुरुषों का इतिहास नहीं जानेंगे तो हम कैसे समझेंगे कि जीवन में करना है क्या हमको। शिक्षा केवल पढ़ाई लिखाई, डिग्री हासिल करके नौकरी पा लेना ही शिक्षा का सही परिभाषा नहीं मानी जाएगी। शिक्षा तब सही मानी जाएगी कि जिस दिन आप सही को सही, गलत को गलत कहने लगेंगे, उस दिन समझ जाना कि आप शिक्षित हो गए। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी पेशा में, व्यवसाय में हो या आप सामाजिक क्षेत्र में हो, सच को सच और झूठ को झूठ बोलने का जिस दिन आपके अंदर साहस आ जाएगा, आप समझ जाना कि आप शिक्षित हो गए। और बाबा साहब का मेन उद्देश्य यही था। बाबा साहब के बोलने का तो महीनों लग जाएंगे तो खत्म नहीं होगा, इतना कुछ है। लेकिन
क्योंकि और भी वक्ता है, मैं इतना ही कहूंगा कि बाबा साहब का हर एक पल, हर एक शब्द जो उन्होंने लिखी वो समाज के लिए लिखी, और समाज के लिए उन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, माता रमाबाई को भी कुर्बान कर दिया, लेकिन समाज के लिए वो कभी पीछे नहीं हुए। उन्होंने संघर्ष निरंतर किया। इतना कि आपको बता दूं, जब बाबा साहब संविधान लिख रहे थे, संविधान लिखने का भी बहुत बड़ा मतलब उसकी कहानी है। ऐसा नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर आइए आपको संविधान लिखना है। अब सोचिए, आज हमारी संविधान लागू होने के बाद 75 साल बाद ये स्थिति कि न्याय मांगने के लिए रोड में आना पड़ता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। उस समय क्या गुजरी होगी, बाबा साहब को क्या नहीं किया होगा लोगों ने। एक अकेला व्यक्ति भारत के अंदर बहुजनों की आवाज लेके खड़ा हुआ था, वो था डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। कितना नहीं उसको प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन वो हारे नहीं। तो ये हमारे खासकर छात्र बच्चों को जीवन में एक प्रेरणादायक है बेटा, कि संघर्ष से कभी मत डरना, संघर्ष से कभी मत डरना। स्थिति कैसी भी हो, आपको सबसे पहला आपका काम है, अभी आप शिक्षा हासिल करो और अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए, अपने समाज को बेहतर प्रगति देने के लिए आपको निरंतर शिक्षा लेनी पड़ेगी और सफल व्यक्ति बनना पड़ेगा। क्योंकि एक सफल व्यक्ति एक अच्छे समाज की और अच्छे विचारों का निर्माण करता है। ये मेरे नहीं, बाबा साहब के विचार थे। उनके हर एक दिन हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणादायी है। अरे बाबा साहब ने संविधान में जन्म से लेकर मृत्यु तक की व्यवस्था कर ली। आप समझ लेना कभी इस बात को जो मैं कह रहा हूँ। पैदा होते हैं तो अकाउंट में पैसे आते हैं, मरते हैं तो अंत्येष्टि के लिए पैसे आते हैं, और स्कूल जाने के लिए स्कूल खोले आपने, जब आप बड़े हो गए तो इसके बाद नौकरी की व्यवस्था की, आरक्षण दिया। उसमें आरक्षण कोई खैरात नहीं है, ये भी बताना चाहूंगा मैं। आरक्षण एक प्रतिनिधित्व है जो शोषित वंचित पीड़ित समाज के लिए बाबा साहब व्यवस्था करके गए हैं। ये किसी खैरात नहीं है। प्रतिनिधित्व कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो वो किसी जाति के हिसाब से नहीं निकलती है। मान लीजिए उसमें एससी के 14 पद है, 18 पद एसटी के, मतलब उस समाज के 18 बच्चे, मान लीजिए एसटी के 18 पद है तो एसटी अनुसूचित जनजाति के 18 छात्र उस वैकेंसी में, उस कुर्सी में बैठेंगे, ताकि उस समाज का प्रतिनिधित्व निश्चित हो पाए। तो अगर वो व्यक्ति नौकरी में गया है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो वो अपने घर पेट पालने के लिए तो कर ही रहा है, लेकिन उसका प्रथम कर्तव्य है कि वो जिस समाज से, जिस कैटेगरी से चुना गया है, वो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, मतलब उसके पीछे पूरा समाज है। तो निश्चित तौर पे उस व्यक्ति को अपने समाज को लेके चलना पड़ेगा और चलना चाहिए। यही बाबा साहब का उद्देश्य था। जयंती मना लेने अकेले से कुछ नहीं होता। हमको उनके उद्देश्यों को समझना होगा कि हम जिस समाज, जिस गांव, जिस गली से आए हैं, जब हम लौट के आए तो कम से कम वो गली जो हम चाह रहे हैं, जो हमने शिक्षा हासिल की, कुछ तो विकास कर पाए, अपनों के बारे में सोच पाए। तो अपने और पढ़ाई की समझ, ये भी बाबा साहब की शिक्षा सिखाती है। और भी वक्ता है साथियों, मैं आज इतना ही कहूंगा। पुनः सभी को सादर जय भीम, सेवा जोहार, जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। परम सम्मानीय शिक्षक महोदय जी, झारिया जी, जोरदार ताली स्वागत करेंगे, जो कि अपने बीच में आकर के ऐसे विचार दिए